अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर कावड़ है। मैं ICB यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में, और मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज 10th क्लास की जो फिजिक्स का यूनिट 10 है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में है। इसका हमारा दूसरा लेक्चर है आज। इस लेक्चर में हम बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दोनों एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ी थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which the net force or acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं इनको हम प्रूव करेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशंस भी हैं और इनका एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है और वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को देखते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जब बॉल पोजीशन ए जो कि मीन पोजीशन है यहाँ पर होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट जो कि mg के इक्वल है, और सरफेस का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है जिसको r से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और यहाँ कोई मोशन नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके हम इसको a पोजीशन पर ले जाते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर तकरीबन ये बन रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट x। अब नो इस पोजीशन पर जब हम उसको छोड़ते हैं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चूँकि W mg के इक्वल है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर हम ये ड्रा कर लें, इसका वेट mg है, तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने 9th क्लास में वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखा है, तो यहाँ पर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और एक एक्सिस हम ड्रा कर लेते हैं इसके पैरेलल। ये दो एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी जो टिप है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, और एक ये वेक्टर बन जाता है हमारा और दूसरा ये वेक्टर बनता है। अगर ये एंगल थीटा इसको हम कह लें, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस वेक्टर विल बी mg cos थीटा, एंड ये जो वेक्टर है दिस इज mg sin थीटा, और ये वेक्टर ऑब्वियसली इस वेक्टर के ये वेक्टर और ये दोनों आपस में बराबर हैं। सो इस वक्त ये वाला कंपोनेंट इस पर एक्ट कर रहा है और ये इसको वापस लेके आएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और क्योंकि मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की एक ही डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी गेन करेगा। और सपोज करते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया इस जगह पर, तो अब क्या पोजीशन है, अब ये जो कंपोनेंट है वेट का ये कितना रह जाएगा, तो ये कम हो जाएगा पहले की निस्बत। अगर अब यहाँ पर इसका ये वेट mg ड्रॉ करें और एक एक्सिस हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें सरफेस के, और एक अलॉन्ग द सरफेस अगर हम ड्रॉ करें इस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला, तो ये कंपोनेंट तो बढ़ गया
जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, और ये वाला जो कंपोनेंट था ये कम हो गया पहले से, पहले ये इतना था, अब ये कम होके इतना रह गया। तो जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये वेट का कंपोनेंट कम होता जा रहा है, और जब ये मीन पर पहुंचता है तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है, और इस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी इसका कम होके ये वाला रह गया। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम होता है तो उसके साथ ये फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करती है ये भी कम होती है। और जब ये मीन पोजीशन पर दोबारा आता है तो मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर ये रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? हालांकि ये फोर्स तो खत्म हो गई, ये ड्यू टू इनर्शिया आगे मूव करेगा और ये जाएगा टुवर्ड्स द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। और जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा तो जो अगेन उसी तरह अगर आप फिगर ड्रा करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी, और ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये अपोजिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी, जिससे ये वेलोसिटी स्पीड लूज करेगा बी पोजीशन में, और बी पे आके अगेन ये मोमेंटरली रुकेगा और रुकने के बाद दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। इस सूरत में फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, और ये वेलोसिटी गेन करेगा, दोबारा ऊपर आएगा, और उसी तरह से ड्यू टू इनर्शिया ये मूव करके एक की तरफ जाएगा। इस तरह ये अपनी वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यू करता है, और इस वाइब्रेटरी मोशन में हमने देखा कि चूँकि फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड है, और जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आता है तो स्पीड अप होता है, अवे जाता है तो स्लो डाउन होता है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, और जैसे जैसे मीन पोजीशन से अवे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, इवन देन कि ऑब्जेक्ट रुका होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो है। ये इससे हमें पता चलता है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो मोशन है इट इज सिंपल हार्मोनिक। अगली जो स्लाइड्स हैं उनमें मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ मैंने अभी यहाँ बता दी है इसको अगली स्लाइड्स में लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको आप फिगर के साथ अगर पढ़ना चाहें तो ये साथ पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसी का पार्ट है, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप थोड़ी देर के लिए इसको देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, और इस अगली स्लाइड में भी इसी को डिस्कस किया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो इसमें किस तरह से है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर ये बाल हमारा होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब ये ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आता है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड किस पे करती है, ये आप यूनो के हाइट पे डिपेंड करती है। ये हाइट अगर h है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो जाएगी PE = mgh, इसके इक्वल होगी। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आता है ये हाइट जो है ये कम होती जाती है, सो पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करता है, और इसकी चूँकि स्पीड इंक्रीज होती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि E = ½ mv² है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे नीचे आता है तो इंक्रीज करती है, और मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके जीरो होती है, बिकॉज ये हाइट जीरो होगी। और अगेन जब O से B की तरफ ये मूव करेगा
तो इसकी स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और बी पॉइंट पोजीशन पर जाकर क्योंकि ये रुका होता है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसी तरह जब दोबारा वापस आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जब ये अगेन ए पर पहुंचेगा तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि व्हेनेवर बॉल मूव्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी and loses kinetic energy, and whenever it moves towards the mean position it gains kinetic energy and loses potential energy. But at any position इन दोनों का अगर हम सम लें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो ये हमेशा सेम रहेगा फॉर आइडियल केस। आइडियल केस का क्या मतलब है? आइडियल केस का मतलब है कि बार और बाउल की सरफेस के दरमियान अगर फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए तो इन दैट केस ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी और ये अपनी मोशन फॉरएवर कंटिन्यू करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से जब ये पूरी एनर्जी अपनी लूज कर जाता है इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन तो ये रेस्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हम पढ़ते हैं। तो मोशन ऑफ, इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैस सस्पेंडेड फ्रॉम फ्रिक्शनलेस पोल बाय एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। तो अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्मॉल मैस होना चाहिए, साइज स्मॉल हो और ऑब्जेक्ट मैसेज ज़्यादा मैसिव हो, सपोर्ट फ्रिक्शनलेस हो, और जो स्ट्रिंग चूज करें या आप रॉड चूज करें तो उसके बारे में ये है कि इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, कि वेट जितना भी सस्पेंड करें तो वो एक्सटेंड ना हो सके, और लाइट स्ट्रिंग। दूसरी बात ये फ्रिक्शनलेस एक वर्ड, और फिर है ये इनएक्सटेंसिबल, और फिर अगली जो है लाइट, यानी हल्की होनी चाहिए स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का जो वेट है एज कंपेयर टू बॉल या मैस सस्पेंडेड हम निगलेक्ट कर सकें, तो ये उसकी डेफिनेशन बनेगी सिंपल पेंडुलम की। जैसे कि फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये फ्रिक्शनलेस पिवट है और ये रॉड जो है वो मैसलेस रॉड है, और मैसिव बॉल है, साइज छोटा है और इसका मैस ज़्यादा है, तो ये सिंपल पेंडुलम इसको हम कहते हैं। ये प्रैक्टिकली लैब्स में जो सिंपल पेंडुलम बनाया जाता है, स्टूडेंट आप आजकल जो कि लैब्स में आ रही रहे तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि लैब में इस तरह से आप एक स्टैंड के साथ धागा बांधते हैं और नीचे बाब सस्पेंड करते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं, तो इसका हम सिंपल पेंडुलम। इसी तरह एक नया अपरेटस सिंपल पेंडुलम का है जिसमें कि ये एक टाइमर लगा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इसका टाइम पीरियड मेजर करता है। जब भी ये यहाँ से पास करेगा तो ये उसका नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी काउंट कर लेगा और साथ टाइम भी काउंट कर लेगा। तो ये इस केस में खुद हमें स्टॉप वॉच के ज़रिए से इसका टाइम पीरियड या इसकी वाइब्रेशन का टाइम निकालना होता है। नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है इसकी वाइब्रेशन ये सिंपल हार्मोनिक कैसे है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो कि आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन है जो ओ जगह बताई, यहाँ पर मेन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा इस जगह पर तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जिसको mg कहते हैं, और अपवर्ड इसमें टेंशन होगी T। अब ये दोनों बराबर होगी जब ये इस पोजीशन पर है, मेन पोजीशन पर, तो इस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट पे हो, कोई मोशन नहीं होगी। अब इसको हम डिस्प्लेस करके यहाँ पर पोजीशन A पर ले आते हैं। अब जब पोजीशन A पर ले आते हैं तो इसका वेट
जैसा कि शो किया हुआ ये आप देख रहे हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेट mg, और ये एंगल जितना हमने इसको डिस्प्लेस किया ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है। और इसी तरह आप इस वेट के दो कंपोनेंट में अगर इसको रिजॉल्व कर लें, मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है दिस इज mg cos थीटा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट बन रहा है आपके पास ये वाला कंपोनेंट जो कि यहाँ पर ये शो किया हुआ है दिस इज mg sin थीटा, ये लिखा दिस इज mg sin थीटा। और जैसा कि मैंने बॉल एंड बाउल सिस्टम के केस में एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जब ये यहाँ पर है तो ये जो mg sin थीटा है ये इसको इधर लेके आता है, और mg cos थीटा क्या करता है, ये टेंशन को बैलेंस करता है, टेंशन को, बिकॉज अलोंग द स्ट्रिंग ना इस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये जो वेट का कंपोनेंट है ये इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। और जैसे जैसे ये इधर मीन पोजीशन की तरफ आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा, और जैसे जैसे ये करीब आएगा तो यू नो कि डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है मीन पोजीशन से, और ये जो कंपोनेंट है ये भी कम हो रहा है, और मीन पोजीशन पर जाके अगेन ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है यहाँ पर आके, और यहाँ पर आके मैक्सिमम स्पीड हो जाती है मीन पोजीशन पर, और यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया ये मूव करता है टुवर्ड्स अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। और जब ये बी की तरफ मूव कर रहा होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही होती है, और ऑब्जेक्ट बी की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये स्पीड लूज करेगा, और यहाँ तक जाते हुए और यहाँ पर जाके दोबारा ये मोमेंटरली रुकेगा और वापस मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ आते हुए अगेन ये स्पीड अप होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, मीन से दोबारा एक्सट्रीम तक जाएगा, और ये अपनी वाइब्रेशन जो है कंटिन्यू करेगा। इस दौरान चूंकि हम पहले की तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम की तरह इस में भी देख रहे हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बिकॉज जब भी मीन पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये स्पीड अप हो रहा है, और जब मीन पोजीशन से अवे जाता है तो इसकी स्पीड रिड्यूस होती है, इट मीन इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। और इसी तरह जैसे जैसे अवे जाता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और साथ साथ ये फोर्स भी बढ़ती है और एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इससे सारे डिस्कशन से हमें ये समझ आती है कि जो सिंपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है इट इज हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया ये मैंने स्लाइड्स की फॉर्म में इसको लिखा भी है, वो आप थोड़ा सा टाइम देके उसको आप पढ़ना चाहें तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो स्लाइड्स चलाता हूँ ताकि आप उसको साथ पढ़ भी सकें। जैसे ये पहले वाला हिस्सा है इसको आप देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बाद। और नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, ये उसका तीन हिस्सों में 4 हिस्सों में इसको सेपरेट किया ताकि बड़ा नज़र आए। वही बातें जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही लिखी है। इसका नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी वही बातें mg sin थीटा। सो यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाली स्लाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि पहले हमने बार एंड बाउल के सिस्टम में भी इंटर कन्वर्जन का डिस्कस किया, ऑलमोस्ट उसी तरह ही है। जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन जो कि यहाँ पर ओ आपको नजर आ रहा है वो मीन पोजीशन पर है इनिशियली,
इसको आप लेके जाते हैं ए की तरफ, या इस केस में जो कि फिगर बी की तरफ है तो आप बी की तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये बी पर होगा तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल पहले की तरह मैक्सिमम है, जैसे हमने डिस्कस किया। ये मीन पोजीशन अगर यहाँ पर है तो इसकी हाइट ये बन रही है, ये हाइट h है, और पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि पहले हमने बताया mgh के इक्वल होती है। और जैसे जैसे ये नीचे आता है तो ये हाइट कम होते होते यहाँ पर आके जीरो हो जाती है। तो इट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर आके जीरो हो जाएगी। और इसी तरह जब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगी। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? तो चूंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है, स्पीड उसकी जीरो होती है, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और जब यहाँ से मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आता है तो ये स्पीड अप होता है, स्पीड बढ़ती है इसकी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और मीन पोजीशन पर क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। और फिर जब ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है ये उसी तरह काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया पिछले केस में, उसी तरह इसमें भी है। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वो वाली स्लाइड है। और नीचे whenever the bar moves away from the main position it loses kinetic energy and gains potential energy, and whenever it moves towards the main position it gains kinetic energy and loses potential energy। और वही केस इसमें भी, अगर आइडियल कंडीशंस हों, हम कहेंगे ये सिंपल पेंडुलम आइडियल है, इसमें यानी मैसलेस स्ट्रिंग है और मैसिव स्मॉल बॉब है और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, इसके अलावा और कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो, तो फॉर आइडियल केस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर पॉइंट पर सेम रहेगा और ये वाइब्रेट करता ही रहेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर देयर, आइडियल केस होता नहीं, तो ये अल्टीमेटली अपनी एनर्जी लूज करता है और फिर रेस्ट में आ जाता है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम देखते हैं घर में या लैब में कि उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो एक टाइम के बाद आके वो रुक जाता है। जी नेक्स्ट, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है ये हमने डिराइव नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करना है। इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाई G का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है, ये FSC की क्लासेस जो है उनके लिए हम ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि T जो है ये L के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to square root of the length। It means कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी सिंपल पेंडुलम की तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, मीन्स कि इसकी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ करें कि एक सिंपल पेंडुलम था, उसका टाइम पीरियड टी है, उसकी लेंथ को बढ़ा हमने 4 गुना बढ़ा दिया, पहले जितनी थी उससे 4 गुना लेंथ बढ़ा दी। तो जब 4 गुना बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एल है, तो यहाँ आ जाएगा टी प्राइम जो है ये 4L आ जाएगा, तो टी प्राइम आपके पास प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 2L के, ठीक है, 2T के, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसका पूरा प्रूफ है, ये आपको स्टूडेंट्स को घर पे कर लेना चाहिए कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स देन व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। तो इसकी डेरिवेशन ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है। इसी फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लेंगे इस तरह से कि L प्राइम इज इक्वल टू 4L पुट कर लेंगे और फिर आप T जो है ना ये T प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड डबल हो जाएगा पहले से, यानी पहले से इसकी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी, पहले से आधे टाइम में ये वाइब्रेट करेगा।
डिपेंडेंस ऑन लेंथ, इसमें कुछ ऑपरेटर्स मुझे इसकी फिगर्स मिली हैं तो मैंने ये शेयर कर दी आप लोगों के साथ। एक ऑपरेटर्स बनाया हुआ है जिसमें ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ कम है, इसकी और ज़्यादा और अगले वाले की और ज़्यादा है। तो इनका जब आप टाइम पीरियड चेक करेंगे, क्योंकि बाग ऑलमोस्ट सेम साइज के, तो इनका देखेंगे कि टाइम पीरियड डिफरेंट आता है। सिमिलरली एक और फिगर जो मुझे अच्छी मिली तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। डिफरेंट पेंडुलम्स हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट है और इन सब का टाइम पीरियड अलग अलग होगा, सिमिलर नहीं होगा। डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड ऑन जी ग्रेविटेशनल, जो फार्मूला हमने देखा उसमें डिनोमिनेटर में जी का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। और हमने ये भी 9th क्लास में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हाइट यानी एल्टीट्यूड बढ़ता है सरफेस ऑफ अर्थ से तो जी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब है कि अगर हम जो क्लॉक है पेंडुलम क्लॉक, इसको मूव करके ले जाते हैं, अगर हम लेट से सरफेस ऑफ सी लेवल से K2 की टॉप पर ले जाते हैं तो ये टी की वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। यानी अगर हम पेंडुलम क्लॉक है हमारे पास जो कि उसके पेंडुलम के टाइम पीरियड के साथ उसका टाइम सेट है, तो वो वहाँ जाके स्लो हो जाएगा, यानी दूसरे क्लॉक से पीछे रह जाएगा। इसी तरह अगर हम मून की बात कर लें तो मून की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहाँ पर 6 गुना कम है ज़मीन की निस्बत। तो अगर हम कोई पेंडुलम क्लॉक ज़मीन से वहाँ एस्ट्रोनॉट लेके जाता है तो वहाँ पर 6 गुना उसके मुताबिक यानी उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके हिसाब से उसका पेंडुलम क्लॉक उतना वहाँ जाके स्लो हो जाएगा। तो एक बात नोट करने की ये है कि टाइम पीरियड जो है ये मैस और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। यदि सिंपल पेंडुलम का जो बाग का मैस है या एम्पलीट्यूड है ये उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप लेंथ चेंज ना करें, डिफरेंट मैसेज के बाग यूज कर लें तो टाइम पीरियड वही रहेगा। ऐसे ही आप इसके जो बाग है, जैसे कि यहाँ सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है, इसका अगर आप पहले थोड़ा एम्पलीट्यूड इतना रख लें लेट से और फिर आप इसको बढ़ा लें और कर लें और हर दफ़ा आप इसका टाइम पीरियड मेजर करें तो आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से टाइम पीरियड पर फ़र्क नहीं पड़ता। बजाय यूँ लगता है कि जैसे पहले अगर एम्पलीट्यूड कम है और फिर बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं टाइम पीरियड की स्टॉप वॉच से तो आप देखते हैं कि टाइम पीरियड नहीं बढ़ता, सेम रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉब एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो अब इसकी समरी के चंद पॉइंट्स हैं जी, उसमें समरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ समरी ऑफ, यहाँ ऑफ होना था एक समरी ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उनमें सबसे पहले a body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position. Vibratory motion होना जरूरी है। Secondly, its acceleration is always directed towards the mean position. ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के acceleration की जो magnitude है it is proportional to displacement from mean position, यानी mean position पर acceleration 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। फोर्थ जो है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड इट इज मिनिमम या जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो कैरेक्टराइज करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उनको हम डिस्कस करते हैं। उनमें पहले है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जैसा कि ये सिंपल पेंडुलम अगर ए पोजीशन से चला और मीन से होता हुआ बी पर आया, बी से दोबारा मीन पर और मीन से ए पर पहुंचा, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया,
इसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये वाइब्रेशन आप किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बी से स्टार्ट कर लें, ए पे जाके दोबारा बी पर आ गए, या मीन से शुरू कर लिया आपने, ए पर गए, वापस मीन पर, दोबारा बी पर और मीन पर आ गए, तो कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट्स यूनिट इज सेकंड। यानी एक वाइब्रेशन जो है ए से बी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर वापस ए तक आने में जो टाइम लगा, ये टाइम पीरियड है। इसमें एक्सपेरिमेंट में आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो जब आप शुरू किया करेंगे तो आप किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर लेंगे। उसमें चूंकि कैलकुलेट करने में एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मुश्किल होता है, तो हम ये करते हैं कि इसको 20 वाइब्रेशन का लेट से टाइम नोट करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, दोबारा जब पहुंचा तो एक, फिर यहाँ ये 2 हो गए, 3, 4, और इस तरह 20 वाइब्रेशन का टाइम आप स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे और फिर उसको 20 से डिवाइड करके तो आप टाइम पीरियड टी निकाल लेंगे। इस तरह एरर जो है और अनसर्टेनिटी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी f is equal to 1/t। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। टाइम फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, और 1 हर्ट्ज कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड होता है, जो हम बात भी कर चुके हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट मीटर होता है, जैसा कि यहाँ पे ओ से लेके ये ए तक ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन में हम लेते हैं। इसीलिए हम जब सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कम रखा जाए, ताकि ये जो मोशन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में हो। और इस तरह एम्पलीट्यूड यहाँ जो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि यहाँ से लेकर इस तरह, ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा, दिस इज नॉट एम्पलीट्यूड। यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो कि अगर आप कॉलेज तो आ नहीं सकते तो आपके लिए ये एक एक्टिविटी है। ये चूँकि एक्सपेरिमेंट भी है सिंपल पेंडुलम का, तो आप ये घर पे बड़े आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो डिज़ाइन एट योर होम an experiment to investigate that how time period of simple pendulum depends upon its length, mass of the bob and amplitude। यह आपको डिज़ाइन करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए हिंट्स ये हैं कि जैसे पहले नंबर पर आप थिंग रिक्वायर्ड क्या है, एक स्टैंड चाहिए। आप कोई भी सूटेबल ऐसा स्टैंड यूज़ कर सकते हैं जिससे आप धागा बांध के उसको लटका सके। थ्रेड चाहिए, बॉब्स के लिए कोई भी मैसिव मेटेलिक ऑब्जेक्ट, छोटे साइज के हो और बेस ज़्यादा हो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हो सॉलिड, वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बेसेस के 2 या 3 ले लें मुख्तलिफ बेसेस के। स्टॉप वॉच चाहिए तो आजकल मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच मौजूद है, तो आप वहाँ से स्टॉप वॉच अपने यूज़ कर सकते हैं जी। तो इसके बाद आप ये करेंगे कि जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। धागा बांध के आप उससे कम से कम यानी 80 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रखें सिंपल पेंडुलम की, और उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा रखें, और आप 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड ले लें। पहले एक अटैच करके टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो आप एक बॉब के साथ 20 वाइब्रेशंस का टाइम लें और फिर 20 से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकालिए। फिर दूसरा बॉब लेंथ उतनी रखें, फिर तीसरे मुख्तलिफ मैथ्स का और देखें कि क्या जो टाइम पीरियड है वो सेम आता है कि नहीं आता। सिमिलरली आप फिर थोड़ा थोड़ा एम्पलीट्यूड चेंज कर लें। जैसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखा था, अब 7 रख लें, और फिर टाइम पीरियड लें, फिर अगली दफ़ा 8 रख लें, 2 सेंटीमीटर बढ़ा के आप टाइम पीरियड में ये कर लें। और
इसी तरह फिर तीसरे दर्जे में आप उसका लेंथ इंक्रीज करें, पहले 80 था फिर 100 सेंटीमीटर कर लें, फिर 120 कर लें और हर दफ़ा टाइम पीरियड लें और फिर उसको टेबुलेट करके देखें कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंट भी अपने घर पे हो जाएगा। तो लैब के अंदर इस तरह का ऑपरेटर्स यूज होता है सिंपल पेंडुलम का, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका पहले। इसके बाद है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन नंबर 1, the time period of a pendulum is independent of its mass and amplitude. Second information है क्रिस्टियन हाइगेंस, साइंटिस्ट था हाइगेंस, उसने 1656 में ये जो क्लॉक है